नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह आपको रूबरू कराते हैं देश की एक जानी मानी शख्सियत से। आज मौका है केंद्र में यूपीए सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरा होने का, और इस मौके पर हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय राजनीति का जाना माना नाम और केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी जी। आज हम अंबिका सोनी जी से जानेंगे उनकी सरकार के 1 साल के कामकाज के बारे में, साथ ही इनसे पूछेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के काम के बारे में। अंबिका जी, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। आपकी सरकार यूपीए की दूसरी पारी के 1 साल पूरे हो गए हैं। किन चीज़ों को आप बड़ी उपलब्धि मानती हैं अपनी सरकार की? देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में देखना चाहूँगी। पहले 5 साल यूपीए 1 का जो शासनकाल रहा, अच्छे काम किए, आम आदमी के फ़ायदे के काम किए, जिसको आज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम कहते हैं, उसको लागू किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू किया, सर्व शिक्षा अभियान लागू किया, रूरल हेल्थ मिशन को चलाया। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 2009 के चुनावों में कांग्रेस को और यूपीए को दोबारा से मौका मिला केंद्र में सरकार बनाने का। अब हम एक साल के बाद कहें हम कामयाब रहे या नहीं रहे, मैं समझती हूँ ये उचित नहीं है। पहला साल तो बुनियाद रखने में, नींव रखने में और पुराने लागू किए हुए कार्यक्रमों को समाप्ति की ओर ले जाने में लगता है। लेकिन मुझे फ़ख्र है ये बात कहने का, 6 साल की उम्र के बाद हर बच्चे का दायित्व और उसका हक बनेगा शिक्षा प्राप्त करना, क्योंकि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पूरे यूपीए गठबंधन का, यूपीए गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी का ये संकल्प है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है जो व्यक्ति को सशक्त करती है। हम लोगों ने जिस तरह से ग्रामीण इलाकों के बेरोज़गारी को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल पारित किया, लागू किया, उसी तरह हम लोग शहरों में भी बेरोज़गारी के बारे में एक नई योजना बनाने के नींव रख दी गई है। हम लोगों ने जो राजीव जी ने शुरू की थी बात, महिलाओं का आरक्षण करना पंचायतों में और नगर पालिकाओं में 33%, पहली मर्तबा है भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में। उस 33% को इस सरकार ने इस पहले साल में 50% किया है, पार्लियामेंट से पारित हो चुका है। आपने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात की अंबिका जी। हमारे देश में आधी आबादी नारी की है, राष्ट्रपति एक महिला हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की मुखिया एक महिला हैं, लोकसभा के अध्यक्ष महिला हैं, और आप खुद एक महिला हैं। अगर हम देखें तो हमारे देश में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर बैठी महिलाएं देश को एक दिशा देने का काम कर रही हैं। हमारे देश की महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, इसको लेकर आपकी सरकार की आगे की रणनीति क्या है? महिलाओं की जनसंख्या 50% के करीब है, तो जब तक महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान नहीं देंगी, तब तक तरक्की मुकम्मल नहीं हो सकती। इसी को कहते हुए मैंने कहा 50% कर दिया गया, और आगे चलकर मैं समझती हूँ और भी इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं के हित में बहुत से विधेयक पारित किए गए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन इसके अलावा मैं समझती हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि, इससे भी बड़ी, जो मैंने 2-3 बातों का जिक्र किया, वो ये है, हम सब देश में जानते हैं कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी हुई, हज़ारों की तादाद में नौजवान बेरोज़गार हो गए पूरे यूरोप में, इंग्लैंड, अमेरिका और दूसरे मुल्कों में। लेकिन हमारी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऐसे ठोस कदम उठाए हैं कि भारत को उस आर्थिक मंदी का बहुत कम असर पड़ने दिया है। दुनिया आज तारीफ कर रही है भारत सरकार की, भारत के। इसके पीछे कारण क्या मानती हैं कि दुनिया भर में व्यापक मंदी रही लेकिन भारत में बेहद कम असर पड़ा? कौन सी ठोस रणनीति आप लोगों ने आजमाई? ये आर्थिक सूझबूझ की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक जाने पहचाने इकोनॉमिस्ट हैं,
उनके साथ जो उनकी टीम है, ऐसे कदम उठाए बैंकों के सिलसिले में, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ाई, 6 पे कमीशन हो या वर्कर्स को कुछ एडिशनल बेनिफिट दिए हों, हर वर्ग की खरीदने की क्षमता बढ़ी। मैं मानती हूँ कि कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन साथ साथ खरीदने की क्षमता भी तो बढ़ी। लोग कहते हैं कि ये सरकार महंगाई बढ़ी है, कुछ नहीं कर सकी। क्यों नहीं कुछ कर सके? एलोकेशन बढ़ा दिए गए ताकि जो गरीबी की संख्या के नीचे लोग हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, उनको अधिक अनाज अपनी पीडीएस के ज़रिए मिल सके। ये भी तो केंद्र की सूझबूझ थी। इस तरह से एसेंशियल कमोडिटीज़ का इंपोर्ट किया गया जिससे कि कीमतों पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सके। तो बहुत से ऐसे कदम उठाए गए जिससे हमारा ग्रोथ रेट दूसरे मुल्कों के मुकाबले उस कदर गिरा नहीं, तब भी 7% से ऊपर ही रहा। और आज वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की बात सुने तो वो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी 8.5-9% ग्रोथ रेट हो सकता है। लोग कहते हैं इस ग्रोथ रेट से गरीब को क्या फ़ायदा? गरीब को ये फ़ायदा कि अगर आपकी देश की आमदनी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ता है, साधन जुटाने में आप सक्षम होते हैं, तो जैसे आपने पिछले बजट में देखा कि जो साधन सरकार जुटाने में सक्षम होती है, 37% उन साधनों का जनहित के कार्यक्रमों में लगाया जा रहा है। अंबिका जी कहते हैं किसी भी राष्ट्र का भविष्य वहाँ का बचपन होता है। हमारे राष्ट्र का भविष्य यानी हमारे देश के बच्चे कैसे मजबूत बने, इसको लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि दुनिया की बहुत कम संसद होंगी, पार्लियामेंट होंगी जहाँ चिल्ड्रंस राइट्स के ऊपर एक बिल पारित किया गया। हमारी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ये किया, और इसके पीछे विशेष तौर पर सोनिया गांधी का हाथ था, क्योंकि वो इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था। नौजवानों के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर वह ताकत है कि वह अपने कार्यों से हवाओं का रुख बदलने की भी ताकत रखते हैं। क्यों नहीं? 1975 में आप भारतीय युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तब आपने नौजवानों के लिए काफ़ी संघर्ष किया। आज ज़माना काफ़ी बदल चुका है, हमारे देश का नौजवान आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर आपकी सरकार की आगे की रणनीति क्या है? जब हर नौजवान ये महसूस करे कि पढ़ाई लिखाई के बाद वो अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत रखता है, सक्षम है अपनी रोजी रोटी कमाने में, तो मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि ग्रामीण इलाकों के लिए पिछले यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार योजना थी, अब शहरी इलाकों के लिए उसी तरह हो रहा है। इस यूपीए सरकार ने पहले कदम उठाए हैं, बुनियाद रखी है। 30,000 करोड़ रुपया हमने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हम एक कॉर्पस बनाएंगे जहाँ स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। हम जानते हैं कि आजकल कोई भी काम सिर्फ बीए की डिग्री आपके हाथ में आ जाए या 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाए तो नौकरी बहुत मुश्किल मिलती है। बेशक आप 8वीं पास हों, लेकिन आपने कोई स्पेशलाइजेशन की है टेक्नोलॉजी में, टेलीविज़न के, मीडिया एंटरटेनमेंट के फील्ड में, आईटी के फील्ड में, एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए उस फील्ड में, जो भी आप करें, you can get chance, तब आपको मौका मिल सकता है। और ये स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाना इस हमारी पार्टी का एक वायदा था और यूपीए सरकार ने उसमें बहुत बड़े कदम उठाए हैं। प्लानिंग कमीशन उसका दिशा निर्देश कर रहा है। तो अब मेरे ही मंत्रालय को देख लीजिए, हम लोगों ने इस एक साल में ये फैसला किया और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन है दिल्ली में, बहुत विख्यात है, उसकी बहुत एक अच्छी रेपुटेशन मर्यादा है। हम लोगों ने 4 ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर, केरल और विदर्भ के इलाके में खोलने के कदम उठाए हैं। इसके अलावा पूना में और कलकत्ता में सत्यजीत रे और पूना की इंस्टीट्यूट में नौजवानों को मीडिया और एंटरटेनमेंट के लाइन में और सक्षम बनाया जाए। इस तरह के हमने बहुत से, मैं अपने मंत्रालय के छोटे से दायरे की बात कर रही हूँ, एनिमेशन के मामले में जो एक 25,000 करोड़ का पोटेंशियल माना जाता है, आईटी से भी बड़ा शायद, उस दिशा में
ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह हर मंत्रालय, बेशक वो HRD डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अर्बन पॉवर्टी रिमूवल डिपार्टमेंट हो, टूरिज़्म हो, बहुत से एवेन्यूज़ नौजवानों को आज रोज़गार के लिए खोले जा रहे हैं। एक मुलाकात में अभी तक हमने जाना अंबिका सोनी जी से उनकी सरकार के 1 साल के कामकाज के बारे में। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इनसे पूछेंगे इनके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कामकाज के बारे में। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंबिका सोनी जी से। अंबिका जी, अब आपके मंत्रालय की तरफ आते हैं। आजकल ज़्यादातर चैनलों पर सनसनीखेज खबरों को परोसा जाता है। ऐसे में ब्रॉडकास्ट कोड की भी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए की जाती है, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कोई भी कोड मीडिया की आज़ादी पर सवाल खड़े करेगा। आप क्या सोचती हैं? देखिए, जब मैं मंत्री बनी थी पिछले जून के महीने में, तो तुरंत बाद जुलाई के महीने में संसद का अधिवेशन सत्र शुरू हुआ था, तो एकदम से सब सांसद मुझे यही कहने लग गए कि जल्दी से कोई कोड लाइए। मैंने पूरा पढ़ा बैकग्राउंड, 12 साल से प्रयास चल रहे थे, हर पार्टी सत्ता में रह चुकी थी केंद्र में, किसी ने नहीं किया, किसी से हो नहीं सका। बात चलती थी, आगे थोड़ी बढ़ती थी, फिर रह जाती थी। मैंने पार्लियामेंट से 1 साल का समय मांगा था और इस पिछले 9 महीनों के दरमियान मैंने एक टास्क फोर्स गठित की जहां ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मंत्रालय के सचिव और दूसरे उच्च पदाधिकारी हैं, और इन्होंने सिविल सोसाइटी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, NGOs, लॉयर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, इन सब से विचार विमर्श किया है। जो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्टें हैं उनका अध्ययन किया है, ताकि एक पार्टिसिपेटिव तरीके से बातचीत कर कंसेंसस बिल्डअप कर अब कुछ रिपोर्ट तैयार होने जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बार बार कहा कि लिबरल, ब्रॉड माइंडेड हैं। हमें मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 19 एक्सप्रेशन और स्पीच की फ्रीडम देता है, लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद लोगों को हक है ऐसे कार्यक्रम देखने के जो वो परिवार के सहित देख सकते हैं। उनको ये ना लगे कि बच्चों को ये गलत कुछ विचारधारा में बदल देते हैं। तो मैंने ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के मालिकों से, एडिटर्स से, सबसे बातचीत करने के बाद कहा कि देखिए, मेरी आवाज़ तो उठेगी उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक टीवी ओनिंग फैमिली होती है, या उन लोगों के लिए जो 2 कमरे में रहते हैं। ये भी नहीं कोई कह सकता बच्चों को अलग दिखाओ, हम अलग दिखते हैं। आम दर्शक के लिए TRP के मौजूदा सिस्टम को चेंज करने के लिए, इसकी समीक्षा के लिए जो है फिक्की के महासचिव अमित मित्रा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। क्या मानती हैं कितना अंतर आ पाएगा इस कमेटी के गठन के बाद जब इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी? देखिए, अभी तो मेरे लिए कहना ये मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अमित मित्रा इंडस्ट्री के सबसे जाने पहचाने चेहरे हैं। उसके अलावा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के एक पदाधिकारी को, IIM अहमदाबाद के एक आदमी को, राजीव मल्होत्रा जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के सेक्रेटरी जनरल हैं, नीजा चौधरी, इन सब की एक 5-6 मेंबर की कमेटी बनी है, माथुर साहब हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम मुद्दों पर ध्यान देंगे, समीक्षा करेंगे। आज 1 या 2 एजेंसीज़ हैं जो TRP रेटिंग्स करती हैं, वो पूरा है क्या? 10,000, 8,000 डब्बे पूरे देश के लिए काफ़ी हैं। अगर मैं कुछ कहूँ तो लोग कहेंगे कि सरकार क्यों दखल दे रही है, ये सरकार का मामला नहीं है। मैं मानती हूँ इंडस्ट्री इश्तेहार दे,
11,000 करोड़ का हमारा टीवी विज्ञापन उद्योग जो है, सिर्फ टीआरपी पर पूरी लड़ाई होती है, विज्ञापन किसे कितना मिलेगा। 11,000 करोड़ का बहुत बड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता है। इसमें ये ना हो कि एक दो एजेंसीज ही अपना काम कर कर सब समेट लें। इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सही मायने में 100 करोड़ से ऊपर वाला देश अपनी बात आगे तक पहुंचा सके। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि लोगों को लगे हाँ, तब चैनल के मालिक, एडिटर्स, उनको भी कार्यक्रम बनाने में मदद होगी। अगर उनको सिर्फ 8,000 डब्बों से जो ग्रामीण इलाकों में भी नहीं पहुंचे, दूरदर्शन के टेरेस्ट्रियल रीच को भी नहीं कवर करते, वो क्या बता पाएंगे। बिल्कुल, बड़ी आपने बड़ा कदम उठाया। एक और बड़े सवाल पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। आज हमारे देश में 500 से ज़्यादा चैनल हैं, 150 से ज़्यादा आवेदन पड़े हैं नए चैनल खोलने के लिए, लेकिन जिनके पास मीडिया का कोई अनुभव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मीडिया के क्षेत्र से, ऐसे नेता, पूंजीपति और बिल्डर चैनलों और अखबारों का लाइसेंस लेना चाहते हैं। कितना खतरनाक मानती हैं आप इसे? नहीं, ये बातें बहुत बार उठी हैं पिछले 1 साल में, मेरे साथ भी। जब मैं लोगों को मिलती हूँ, प्रतिनिधि मंडल ये बात उठाते हैं, ज़िलों से आए लोग विशेष तौर पर ये बात उठाते हैं। रियल एस्टेट ओनर अपना काम करवाना चाहते हैं, चैनल खोल लेते हैं, प्रशासन को जरा डरा धमका कर काम करवा लेते हैं। ये होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने ट्राई को लिखा था कि भाई जब हम चैनल को स्वीकृति देते हैं, गृह मंत्रालय, स्पेस मंत्रालय अपने पैमाने पर गौर करते हैं, लेकिन आईएनबी मिनिस्ट्री को ज़रूर चाहिए कि देखें कि चैनल चलाने वालों को कितना अनुभव है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति कितनी है, क्या वो 5 साल तक चैनल चलाने के काबिल हैं कि नहीं हैं। जिन नौजवानों को वो अपने चैनल में भर्ती करते हैं, उनको रोज़गार देने में, उनके वेतन देने में सक्षम होंगे कि नहीं। ये बातें मैंने ट्राई के ध्यान में लाई हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ जवाब शीघ्र मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पहले दिल्ली में होता था, लेकिन अब इधर कुछ वर्षों से अंबिका जी गोवा में होता है। जगह बदलने के पीछे सोच यह रही कि जैसे कान महोत्सव है, समुद्र के किनारे होता है, ठीक उसी की तर्ज पर जो है इस महोत्सव को भी किसी समुद्र के किनारे किया जाए, लिहाजा इसे गोवा में ले गए। लेकिन आज भी इस महोत्सव को उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई जितनी की अपेक्षा थी। आपकी तरफ से भविष्य में क्या ऐसे कदम उठेंगे जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ज़्यादा ख्याति प्राप्त करे? देखिए, गोवा देश के अन्य जगहों से काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जगह है। तो वहाँ हमारा फिल्म फेस्टिवल हो, मतलब लोग गोवा को पहले ही जानते हैं, वहाँ पर्यटक के तौर पर घूम घाम आए हो सकते हैं, अच्छी सी जगह है। लेकिन मैंने एक छोटी कमेटी का गठन किया था 4-5 महीने पहले, जिसमें कमल हसन, शबाना आज़मी, प्रसून जोशी, जानू बरुआ, बहुत प्रसिद्ध 8-10 फिल्मों से जुड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स रखे थे। और मैंने उनको कहा मुझे बताएं कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को किस तरह कान या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों की बराबरी पर ला सकते हैं। क्या करना चाहिए कि दुनिया में जो लोग फिल्मों के दीवाने हैं वो भारत के फिल्म फेस्टिवल को अपनी डायरी में नोट कर लें कि हमने गोवा जाना है। उन्होंने कई सुझाव दिए हैं और मैं समझती हूँ कि इस नवंबर में जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा, मैं उन सुझावों को बहुत हद तक पूरा करने की कोशिश करूँगी। अंबिका जी, कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर ये खबरें मिलती हैं कि पड़ोसी देशों की मीडिया से गलत सूचनाओं का प्रसारण होता है। इस पर कैसे लगाम लग सकती है? देखिए, लगाम ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चिंता थी। जब मैं मंत्री बनी तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही थी। एक तो जो आपने जिक्र किया कि हमारे सरहदों पर जो हमारे दूरदर्शन के टावर्स हैं उनको किस तरह से और मजबूत बनाया जाए, जिससे कि बाहर के प्रोग्राम, पाकिस्तान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके प्रोग्राम हमारे यहाँ ना आए और हमारे प्रोग्राम वो जैम ना कर सके, दोनों तरफ से नुकसान। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन ली थी, तो मुझे बताया गया कि दूरदर्शन वगैरह में बहुत लोगों की कमी है, कोई 11,000 लोग, लेकिन पैसे का जहाँ तक सवाल है हम काफ़ी हद तक पैसा तो जुटा सकते हैं। तो मैंने दूरदर्शन को चलाने वाले प्रसार भारती के उच्च अधिकारियों को सबको राय दी
और मैं इसको फॉलो कर रही हूँ और मैं फॉलो ज़रूर करूँगी कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पर लेने की क्षमता है तो बेशक अभी रिक्रूटमेंट में देर भी लगती है, तो आप रिटायर्ड पुलिस फोर्स हर स्टेट की होती है, उस रिटायर्ड पुलिस फोर्स पर्सनल को आप वॉच एंड वार्ड की तरह नियुक्त करिए जो आपके टावर्स की देखरेख कर सके। आर्मी में इंजीनियरिंग कोर होता है, उन रिटायर्ड इंजीनियर्स को, अगर दूरदर्शन को इंजीनियर्स की ज़रूरत है, उधर से रिटायर्ड आर्मी के इंजीनियर्स को आप नियुक्त करिए। दोनों तरफ से फ़ायदा, आपको ईमानदार, देशभक्त, भरोसेदार लोग मिलेंगे और हमारे फौजियों को रिटायरमेंट के बाद रोज़गार मिलेगा और फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिले, दोनों तरफ से। अब मैंने ये कहा है, लेकिन आपको मालूम है कई चीज़ों में देर लगती है और मैं स्वभाव से देर बर्दाश्त करने में ज़रा मुझे तकलीफ़ होती है, तो मैं भी पीछे लगी हुई हूँ और अगर ये कुछ और देर लगी तो फिर मुझे और कुछ तरीका सोचना पड़ेगा, लेकिन ये चाहती हैं कि तत्काल हो या मैं दुरुस्त करवा कर रखूँगी क्योंकि प्रधानमंत्री का मुझे इस पर आदेश है। अंबिका जी, पिछले दिनों आप दूरदर्शन और आकाशवाणी के करोड़ों दर्शकों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर लेकर आईं। आप डिजिटलाइजेशन की कोशिश में लगी हैं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी का डिजिटलाइजेशन हो। आपने बड़ी राशि इसके लिए 1540 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार से मंजूर कराई है। इसके पीछे सोच क्या है आपकी? देखिए, मेरी दो सोच है। पहली सोच कि दूरदर्शन और आकाशवाणी का अगर हम चेहरा बदलना चाहते हैं, सही मायने में इसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, सही मायने में देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि चैनल अच्छे कार्यक्रम प्रसारित कर अच्छे तरीके से समाचार देकर लोगों को मनोरंजन और दिलचस्प खबरें पहुंचा सकता है, तो इसमें मुझे आप सब लोगों की, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी में तकरीबन 40,000 लोग काम करते हैं, आप सबकी मदद की ज़रूरत है। ये एक साझा प्रयास के बगैर काम नहीं हो सकता। ये काम ज़बरदस्ती से मैं करना ही नहीं चाहती। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विशेष तौर पर इसको बहुत उत्सुकता से मंजूरी दी, 1540 करोड़ जो भी है, कि हम डिजिटलाइजेशन कर सकें। आज मुश्किल से जो दूर दराज इलाके हैं, मुश्किल से आप DD1 देख सकते हैं। कई जगह पर वो भी धुंधली इमेज आ जाती है, यहाँ आ भी जाती है तो अच्छा है, लेकिन टावर्स अगर नहीं अपडेट हुए हों, मुझे बताया गया है डिजिटलाइजेशन के बाद 8 से 10 चैनल आराम से हर दर्शक, हर नागरिक दूर से दूर इलाके में देख सकेगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी का कवरेज के मामले में काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। इनके पास आज भी तमाम ऐसे रिकॉर्ड और फुटेज हैं जो कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। इसके समुचित रखरखाव और लोगों तक आसान पहुंच के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे आप? देखिए, हमने उठाने शुरू किए हैं। आर्काइव्स, अरसा जब आकाशवाणी ही एक रेडियो स्टेशन था, तो जो फिल्मी म्यूज़िक के अलावा, फिल्मी म्यूज़िक भी, बट फिल्मी म्यूज़िक के अलावा जो क्लासिकल सिंगर्स थे, MS शुभा लक्ष्मी और कितने उत्तर भारत, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से सब की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी में हुआ करती थी। वो सब कॉपीराइट्स आकाशवाणी के पास हैं। वो सब फिल्में, कैसेट्स, स्पूल्स, जो भी आप अलग अलग समय में अलग रिकॉर्डिंग के सिस्टम्स रहे हैं, वो सब आकाशवाणी के पास हैं। इसी तरह दूरदर्शन और फिल्म्स डिवीज़न पर बहुत सी ऐसी फुटेज है और इसलिए मैंने एक प्रपोज़ल दिया है प्लानिंग कमीशन को 660 करोड़ का एक आर्काइव हेरिटेज मिशन बनाने का, और वो इस बात पर मेरा साथ दे रहे हैं और अब इस प्रपोज़ल नियमित अनुसार हो रहा है। एक मुलाकात में अभी तक हमने अंबिका सोनी जी से जाना उनके मंत्रालय के कामकाज के बारे में। अंबिका जी, थोड़ी सी निजी बातों की तरफ आएंगे। आप एक गैर राजनीतिक परिवार से आती हैं, फिर भी आप राजनीति की तरफ आई, राजनीति में आगे आई। अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा? अब अनुभव की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब 40 साल ख़त्म हो चुके हैं। 1969 में मैंने राजनीति में एक इनफॉर्मल तरीके से प्रवेश किया था। इंदिरा गांधी से बहुत प्रेरित थी मैं। तो अब 40 साल लगातार 24 घंटे, जैसे कि आप लोग कहते हैं 24/7, इस राजनीति में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर अलग अलग
पदों पर, हर तरह की हर तरीके से राजनीति में, संगठन में, महिलाओं के साथ, युवकों के साथ, महामंत्री पार्टी का बनकर, वर्किंग कमेटी, जो भी मुझे इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, फिर अब सोनिया गांधी के साथ काम करने को जो मिला है, तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने राजनीति को एक पेशे के तौर पर नहीं अपनाया था। इसी से जुड़ी एक और बात करेंगे। आपको एक कुशल संगठनकर्ता माना जाता है। आपने बताया कि आप 40 साल से सक्रिय राजनीतिक जीवन में हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से आप 1975 में पहली बार भारतीय युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। मार्च 1976 में आप पहली बार राज्यसभा की सांसद भी बन गईं, लेकिन मंत्री बनी 30 साल बाद जनवरी 2006 में। आखिर इन अन्य लोगों में और अंबिका सोनी में क्या अंतर है? मेरा सवाल इसलिए है कि आज कोई भी सांसद या विधायक हो जाता है तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है लाल बत्ती पाने की। मैंने राजनीति को एक पेशा नहीं माना, तो मेरे पास वो कोई गोल्स के मेरे को अब 2 साल में ये बनना है, फिर एमएलए बनना है, फिर एमपी बनना है, फिर मंत्री बनना है, ये गोल मैंने नहीं रखे थे। मैंने तो इसी भावना से राजनीति में प्रवेश किया, जैसे मैंने आपको कहा, इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर। और मैंने यही फैसला किया कि जब तक मैं अपने स्वाभिमान के साथ बिना किसी तरह के समझौते कर राजनीति में काम कर सकती हूँ, कुछ योगदान दे सकती हूँ, तो मैं करूँगी। जिस दिन मुझे लगा कि मेरा कोई अर्थ नहीं है, मुझे समझौता करने पर अपने आप को मजबूर मैं समझूंगी, मैं राजनीति से अलग हो जाऊंगी। आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? मैं प्रेरित इंदिरा गांधी से होकर राजनीति में आई। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, मैं कांग्रेस एस में थी। उनको देखकर जिस तरह से उन्होंने नई युवकों में, देश में एक नई भावना लाए, महिलाओं के लिए उनमें संवेदनशीलता थी। फिर हम लोग कांग्रेस में वापस आए और सोनिया गांधी ने मुझे पिछले 10-12 साल में फिर से ऐसा मौका दिया है कि मैंने बहुत से काम पिछले 12 साल में राजनीति के दायरे में किए जो मुझे पहले मौका नहीं मिला। राजनीति के अलावा और किन चीज़ों का शौक़ है आपको? मुझे संगीत का शौक़ है। बचपन में काफ़ी सितार, तबला वगैरह सीखने का मौका मिला, कुछ आगे कर नहीं सके। मुझे घूमने फिरने का, मुझे भाषाओं का शौक़ है, नए लोगों से मिलने का शौक़ है, उनसे कुछ सीखने का शौक़ है। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आप काफ़ी व्यस्त रहती हैं, परिवार के लिए कितना समय निकाल पाती हैं? अगर जीवन में कोई खेद है तो ये है कि मैं चाहती हुई भी अपने परिवार के साथ उतना समय, क्वालिटी टाइम नहीं बिता सकी जितना मुझे दिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी, डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए। तो ये थी अंबिका सोनी जी, जिन्होंने तमाम मसलों पर खुलकर बेबाकी के साथ अपनी राय हमारे बीच रखी। अंबिका जी ने साफ कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार समाज के सभी वर्ग, गरीबों, किसानों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों और नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित है और उनकी सरकार भविष्य में भी समाज के इन सभी वर्गों की तरक्की के लिए पूरी मजबूती के साथ काम करती रहेगी। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अपने विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।